हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन। कल हमने इसके सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेटा एक्चुअली होता क्या है। जैसे देखो, डेटा हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ की रो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट डेटा, उसे हम डेटा कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप की जो क्लास या आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका इनरोलमेंट नंबर, स्कॉलर नंबर, CGPA, नेम, क्लास, ब्रांच, ये जो सारा डिटेल है, ये पूरा डाटा है, ये एक रो मटेरियल है, ठीक है, या एक फैक्ट है, उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा कुछ नहीं, एक्चुअली एक फैक्ट होता है या रो मटेरियल, उसे हम डेटा कहते हैं। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन मीन्स, मान लीजिए आपके पास जो डेटा है, आप उसमें से कुछ मीनिंगफुल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या जो आपका डेटा है उसे आप प्री प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो डेटा था उसमें से आपने इनरोलमेंट नंबर और स्कॉलर नंबर को फाइंड आउट करा, उसे हम बोलते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एक मीनिंगफुल डेटा को बाहर निकालना किसी भी रॉ मटेरियल डेटा से, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, देन ये जो इंफॉर्मेशन है इसे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो इस स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस का। डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है? डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा, ऐसा डेटा जहाँ पर हम लॉजिकली रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। सिमिलर डेटास का कलेक्शन वो होता है डेटाबेस। डेटाबेस में हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन रखते हैं। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना DBMS। व्हाट इज DBMS? DBMS एक्चुअली अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू एक्सेस एंड अपडेट द डेटा इन अ एफिशिएंट मैनर। डेटाबेस कुछ नहीं, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं इफेक्टिव मैनर्स में। यानी अपडेशन का मीन्स, मान लीजिए हमें उसमें कुछ डिलीशन परफॉर्म करना है, कुछ इंसर्शन परफॉर्म करना है, तो वो हम कर सकते हैं। उन सब के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, उसे हम बोलते हैं DBMS। DBMS इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू एक्सेस एंड अपडेट द डेटा इन अ एफिशिएंट मैनर। ओके, सो ये हो गई DBMS की डेफिनेशन। देन उसके बाद हम गो थ्रू करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है RDBMS, यानी रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट एक्चुअली एक टेबल होता है। कैसी टेबल? डेटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। रिलेशन से मेरा मतलब है एक टेबल। अगर हम डेटा को एक रिलेशन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी भी टेबल में, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, रिलेशन से मेरा मतलब है टेबल। अच्छा, अब टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें क्या होती है? एक तो होती है रो, दूसरा क्या होता है? कॉलम। जो हमारी रो है उसे हम टपल्स कहते हैं। DBMS में हम रोज को रो नहीं कहते हैं, हम उसे टपल या रिकॉर्ड कहते हैं, और कॉलम को हम लोग फील्ड या एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। तो आज से अगर हम टपल्स बोलेंगे तो आप समझ जाइए कि हम रो की बात कर रहे हैं, अगर हम उसे एट्रीब्यूट्स बोलेंगे तो हम उसे कॉलम कह रहे हैं। ठीक है, हम रो या कॉलम यूज़ नहीं करते, हम उनकी जगह टपल या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ओके, सो आपको टेबल समझ में आ गया होगा। रो मीन्स टपल, कॉलम मीन्स एट्रीब्यूट्स। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ओके, रिलेशन डेटाबेस को हम एक एग्जांपल्स की मदद से और ऐसा समझते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट डेटा का। मेरे पास एक स्टूडेंट्स का डेटा रखा है जिसमें मेरे पास है एट्रीब्यूट्स। अब ये देखिए, यहाँ जो जितने भी कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हमारी जितनी भी रोज है सारी, ये सबको हम टपल्स कहेंगे। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो टेबल है उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी है, टपल्स भी है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस का, जिसमें देख सकते हैं नेम, ब्रांच और जेंडर, ये सभी जो कॉलम्स है या एट्रीब्यूट्स, ये सब आपस में रिलेशन के फॉर्म में एस्टेब्लिश्ड हैं। इन सब का एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन है। ओके, देन उसके बाद एक कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है एरिटी।
व्हाट इज एरिटी? एरिटी क्या होता है? एरिटी होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे देखिए इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारी एरिटी कितनी हो गई? 5। एरिटी मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ओके। या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, बट हम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं बोलेंगे क्योंकि हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं और डीबीएमएस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, ओके। तो हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हो गए? 5, यानी एरिटी हमारी कितनी आ गई? 5। देन उसके बाद होता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टपल्स, कि हमारे पास कितने टपल्स हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ टपल्स कितने आ गए? 6। 6 मीन्स कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी हो गई? 6, ओके। कार्डिनलिटी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, कि हमारे पास कितनी रोज प्रेजेंट है किसी भी डेटा टेबल में, ओके। आपको एरिटी और कार्डिनलिटी समझ में आ गया होगा। एक नोट देखिए, नोट ये है कि हम लोग एरिटी को डिग्री भी बोलते हैं, एरिटी ऑल्सो कॉल्ड डिग्री, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, ओके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनल स्कीमा। व्हाट इज रिलेशनल स्कीमा? इट इज़ अ टेबल एब्स्ट्रैक्शन या हेडिंग ऑफ टेबल्स, या हम इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ओके। रिलेशन स्कीमा कुछ नहीं होता, जो टेबल्स की हेडिंग्स होती है ना, उसे हम बोलते हैं रिलेशन स्कीमा। जैसे कि कह सकते हैं इस टेबल में जो रिलेशन स्कीमा है वो है हमारे पास रोल नंबर, नेम, ब्रांच, जेंडर, CGPA। तो देखिए रिलेशन स्कीमा कुछ नहीं, हेडिंग्स ऑफ टेबल्स को हम लोग रिलेशन स्कीमा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अभी हमने देखा रोल नंबर, नेम, ब्रांच, जेंडर और CGPA, ठीक है। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले टेबल का नाम लिखिए, किस टेबल को आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स के नेम हैं उसे लिख लीजिए। इसे हम कहते हैं रिलेशनल स्कीमा, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है? सेट ऑफ टपल्स या रिकॉर्ड्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। किसी भी मोमेंट्स पे जो सेट ऑफ टपल्स हम लेते हैं या सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो हम लेते हैं उसे बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा। सेट ऑफ रिकॉर्ड्स या सेट ऑफ टपल्स मीन्स, मान लीजिए ये आपका पूरा डेटा टेबल है, इस डेटा टेबल्स में मैंने सिर्फ यही 2 टपल्स को ले लिया, एक पर्टिकुलर मोमेंट में मैंने सिर्फ इसी 2 टपल्स को काउंट करा या सिलेक्ट कर लिया, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिलेशन इंस्टेंस। जैसे मान लीजिए मैंने ये 4 टपल्स को सिलेक्ट किया, तो ये सेट ऑफ टपल्स कहलाएंगे, ओके। अगर ये सेट ऑफ टपल्स है तो हम इसे कह सकते हैं ये रिलेशनल इंस्टेंस हुआ। एक मेजर डिफरेंस बिटवीन होता है टेबल और रिलेशनल इंस्टेंस के बीच में। जब भी हम टेबल्स लिखते हैं तो टेबल्स में सभी रोज को हम काउंट करते हैं और साथ में जो एट्रीब्यूट्स हैं इसे भी काउंट करते हैं टेबल में। बट रिलेशनल इंस्टेंस में हम लोग सिर्फ टपल्स को काउंट करते हैं, हम इसमें एट्रीब्यूट्स को काउंट नहीं करते हैं, ओके। तो ये एक मेजर डिफरेंस बिटवीन होता है टेबल और रिलेशन इंस्टेंस में। टेबल में हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को नहीं ले सकते, हमें पूरी टेबल को लेना पड़ता है। बट रिलेशन इंस्टेंस में हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टपल्स को भी ले सकते हैं, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना DBMS। अब तक हमने बेसिक सीखा, अब देखते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज का साइन होता है x टेंड्स टू y, ओके। इससे हम इसे फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहते हैं। इन x टेंड्स टू y whenever x वैल्यू रिपीट देन करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मस्ट बी सेम। यानी जब जब x की वैल्यू रिपीट होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो भी रिपीट होनी चाहिए। जैसे कि देखिए आप एक एग्जांपल देखिए यहीं पे कि मान लीजिए अगर x की वैल्यू 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 है, तो कुछ देर बाद अगर 1 रिपीट होगा फिर से तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 ही आना चाहिए, कोई और वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर इसके करस्पॉन्डिंग कोई और वैल्यू आएगी तो हम कह सकते हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 की जगह अगर 3 आ जाता है तो हम इसे कहेंगे कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी x की वैल्यू टेंस टू 2 थी, तो अगर रिपीट होने के बाद भी x की वैल्यू टेंस टू 2 ही होनी चाहिए, बट हमारी ये वैल्यू क्या हो गई? 3, ओके। एक बार फिर से देखते हैं। इन x टेंस टू y व्हेनेवर x वैल्यू रिपीट, जब भी x की वैल्यू रिपीट होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए यहां x और y दिया है, उसकी कुछ वैल्यूज दी है, उसे चेक करके हमें बताना है कि ये मेरी FD है कि नहीं है। चेक करते हैं। यहां देखिए x की वैल्यू क्या दी है? 1, y की वैल्यू दी है 5, 2, 5,
y की वैल्यू रिपीट हो सकती है, बट उससे पहले x की वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, y के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू नहीं, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देन यहां देखिए 3, 5, 4, 7, 5, 8, 6 और 5। अब देखिएगा कि x की एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा FD में है। ये कंडीशन चेक तब करनी है जब x की वैल्यू रिपीट हो रही हो। अभी इस एग्जांपल में x की वैल्यू कोई रिपीट हुई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा FD में तो है। अगला एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे देखिए 1 टेंस टू a 8, 2 टेंस टू 9, 3 टेंस टू 4, 4 टेंस टू 5, 5 टेंस टू 6, 2 टेंस टू 9। अब देखिए 4 रिपीट हो रहा है, कैसे? हम पहले भी 4 टेंस टू 5 कर चुके हैं, ये देखिए, और यहां पे 4 फिर से रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है तो 4 की वैल्यू 5 होनी चाहिए, पर यहां हमारे पास 4 की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो ये वैल्यू, तो ये हमारा FD नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब x की वैल्यू रिपीट हो रही है तो y की वैल्यू भी रिपीट होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। जब x की वैल्यू 4 रिपीट हुई तो y की वैल्यू भी 5 रिपीट होनी थी, पर क्या रिपीट नहीं हुआ और एक न्यू वैल्यू आ गई जो कि 6। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा FD नहीं होगा। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7, 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7, 3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7, 4 की 8, 5 की 8, 6 की भी 8। अब देखिए यहां पे एक भी बार x की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा FD तो है। यहां देखिए x1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, x2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, x3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y3, x4 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y3, x5 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y2। अब यहां भी x की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो हम इसे भी कह सकते हैं ये भी हमारा FD में है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए। x1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, x2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y2, x3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y3, x4 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू y4, x5 की करस्पॉन्डिंग y4। अब यहां देखिए ये जो x1 है ये वैल्यू रिपीट हो रही है। हम पहले भी x1 की वैल्यू ले चुके थे, x1 पहले भी आया था, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? y1। तो जब रिपीट हो रही है x की वैल्यू तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी हमारे पास क्या आनी चाहिए थी? y1 आनी चाहिए थी, पर हमारे पास आ क्या गया? y2। y2 आने की वजह से हम कह सकते हैं ये हमारा FD में तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब x की वैल्यू रिपीट होगी तो y की वैल्यू भी रिपीट होनी चाहिए। हमारी डेफिनेशन यही तो कहती थी कि जब भी x टेंड्स टू y, whenever x वैल्यू इज रिपीट देन करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मस्ट बी सेम। यानी जब जब x की वैल्यू रिपीट होगी तो y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर 1 से 2 हो रहा है तो 1 से भी 2 ही होगा नेक्स्ट टाइम भी, 1 से 3 नहीं हो सकता। समझ रहे हैं कि x की वैल्यू रिपीट हो रही है तो y की भी होनी चाहिए। ये कहता है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है फंक्शनल डिपेंडेंसीज की, जिसे आप एक बार देख लीजिए, जो कि है लेट R बी द रिलेशनल स्कीमा x एंड y बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन R। मान लीजिए R मेरे पास कोई एक रिलेशन स्कीमा है। रिलेशन स्कीमा हमने अभी देखा था कि क्या होता है। देन x एंड y बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन R, x एंड y बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन R। किसी भी रिलेशन R में x और y एक एट्रीब्यूट सेट है। मान लीजिए पूरा रिलेशन है, ये पूरा रिलेशन है, इसमें x और y एट्रीब्यूट्स के सेट हैं। ठीक है, देन T1 एंड T2 एनी टू टपल, T1 T2 दो टपल हैं। ये आप किसी भी दो टपल को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए T1 और ये T2, ये दो टपल्स हो गए, ये हो गए एट्रीब्यूट्स। ओके, सच दैट x टेंड्स टू y, ये कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। इफ T1 टपल x is equals to T2 टपल x, then T1 टपल y is equals to T2 टपल y मस्ट बी सेम। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल है या जो हमारा रिलेशन है वो FD में है। ये रिलेशन को मैंने आपको ऊपर सिखाया था एक सिंपल लैंग्वेज में, ये वही चीज है। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं या आप इसके थ्रू भी इसे याद रख सकते हैं। ओके, या हम इसे और भी एक और चीज कह सकते हैं कि दिस FD इज वैलिड।
और दिस एफ डी इज नॉट वैलिड। ओके, आई होप आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन हम अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज के मेजरली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रिवियल एफ डी, नॉन ट्रिवियल एफ डी एंड सेमी नॉन ट्रिवियल एफ डी। सबसे पहले फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जो कि है ट्रिवियल एफ डी। ट्रिवियल एफ डी होती क्या है? एक्स टेंस टू वाई इज ट्रिवियल एफ डी। एक्स टेंस टू वाई ट्रिवियल तभी होगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन क्या है? इफ़ एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ वाई, ये सुपर सेट का साइन होता है। अगर एक्स वाई का सुपर सेट है तब हम कह सकते हैं जो हमारी एफ डी है वो एक ट्रिवियल एफ डी है। सुपर सेट भी समझ सकते हैं, या तो आप ये देखिए आर एच एस राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट मस्ट बी पार्ट और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट। जो राइट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट का पार्ट होना चाहिए। जैसे कि देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक एफ डी दी है ए टेंस टू बी। ए टेंस टू बी में जो बी है ये मेरा कहलाता है राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट, और जो मेरा ए है वो कहलाता है मेरा लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये देखिए यहाँ लिखा है ए बी टेंस टू बी। अब ये देखिए जो y है यानी b, ये b सुपर सेट है ए बी का, यानी जो ये राइट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का पार्ट है। जैसे देखिए b ए बी का पार्ट है कि नहीं है, ए बी का पार्ट है, ए बी इक्वल है, यहाँ एक इक्वल टू का भी साइन है, तो ये भी है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि x इज अ सुपर सेट ऑफ y। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं हमारे जो x टेंस टू y है एफ डी है वो ट्रिवियल एफ डी कहलाएगी। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि ये राइट हैंड साइड वाला जो एट्रीब्यूट है मस्ट बी पार्ट और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट में होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए b ए बी का पार्ट है, ए बी का ही पार्ट है, और ए बी से इक्वल है। ओके, देन इसमें एक नोट है कि ट्रिवियल एफ डी ऑलवेज वैलिड। हमें कभी ट्रिवियल एफ डी चेक करना नहीं पड़ेगा, कारण क्योंकि ट्रिवियल एफ डी ऑलवेज वैलिड होती है। हम ऑलवेज नॉन ट्रिवियल एफ डी को चेक करते हैं क्वेश्चंस में। देन हम नेक्स्ट एफ डी को देखते हैं जो कि है हमारा नॉन ट्रिवियल एफ डी। नॉन ट्रिवियल एफ डी क्या होता है? इफ़ एक्स टेंस टू वाई इज नॉन ट्रिवियल एफ डी, एक्स टेंस टू वाई नॉन ट्रिवियल तभी होगा जब वो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये कंडीशन क्या है? जब हम एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। एक तो कंडीशन ये हो गई। फर्स्ट कंडीशन इज जब हम x और y का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, नथिंग इज कॉमन। एंड x टेंस टू y मस्ट बी सेटिस्फाई एफ डी डेफिनेशन। जो x टेंस टू y होगा वो एफ डी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना होना चाहिए। एफ डी की डेफिनेशन क्या बोलती थी कि जब जब x की वैल्यू रिपीट होगी उसके करस्पॉन्डिंग भी y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कह सकते हैं हमारा जो x टेंस टू y है वो एक नॉन ट्रिवियल एफ डी है। मेजरली क्वेश्चंस में हम यही चीज़ चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है। ओके, देन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए ए टेंस टू बी, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन भी लेंगे तब भी कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे देखिए सी टेंस टू डी, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों साइड, और यहाँ देखिए ए बी टेंस टू सी डी, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा नॉन ट्रिवियल एफ डी है। ओके, नथिंग इज कॉमन। अच्छा, अब अगली एफ डी क्या है? अगली एफ डी है हमारी सेमी नॉन ट्रिवियल एफ डी। जैसे एक्स टेंस टू वाई इज सेमी नॉन ट्रिवियल एफ डी। एक्स टेंस टू वाई सेमी नॉन ट्रिवियल एफ डी तभी होगी जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगी। पहली कंडीशन ये कि x इज नॉट अ सबसेट या सुपरसेट ऑफ y, एंड x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। नो सुपरसेट एंड नथिंग इज कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, ना ही कोई सुपरसेट हो, तब उसे कह सकते हैं हम कि वो एक सेमी नॉन ट्रिवियल एफ डी हुई। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है ए बी टेंस टू बी सी। यहाँ आप बोलेंगे कि बी तो कॉमन है, पर हम बी को नहीं, हम ये पूरी एट्रीब्यूट्स को काउंट करेंगे। इस केस में सिर्फ अकेले बी को नहीं, ये पूरा एक एट्रीब्यूट हुआ, ये पूरा कॉमन होना चाहिए जो कि नहीं है। तो कॉमन तो कुछ नहीं है और ना ही सुपरसेट है। ओके, सो आपको ये तीनों टाइप समझ में आया होगा। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है ट्रिवियल एफ डी। ट्रिवियल कब होगा? जब x इज अ सुपर सेट ऑफ y। जब x y का सुपर सेट होगा तब हम उसे कह सकते हैं कि x टेंस टू y एक ट्रिवियल एफ डी है।
देन नॉन ट्रिवियल में, नॉन ट्रिवियल सिंपल है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और जो आपका x टेंस टू y है वो fd को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। देन जो हमारा थर्ड टाइप था वो था सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी। सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी में क्या था कि कुछ भी ना तो कुछ कॉमन होना चाहिए ना कोई किसी का सुपरसेट होना चाहिए। ये कंडीशन देख सकते हैं कि x इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ y एंड x और y के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन। सो ये एग्जाम्पल रहा इसका ए बी टेंस टू बी सी, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है ना कोई किसी का सुपरसेट है। तो हमने ये एफडी के तीनों टाइप्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, यहाँ लिखा है x टेंस टू y। अब यहाँ पे जो x है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट और जो y है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट या फिर डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये x टेंस टू y, आई होप आपको पूरा एफडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने उसके टाइप्स भी डिस्कस करे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।